समुद्र भितरु उग्र होई माड़ी आसुछि अम्फन जदिओ महाबात्यारु खसी अति भीषण बात्या को परिवर्तन होईछि तथापि विपद टळिनी ओडिसा पई सेतटा विपद नाही बोली आईएमडी कहउछंती तबे जीरो कैजुअलिटी टार्गेट रखी राज्य सरकार भी सब प्रकार पदक्षेप नेउछंती देखिबा ए संपर्कित खबर। दुर्बल होई महाबात्यारु खसी अति भीषण बात्यारे परिणत हैला अम्फन। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार समुद्र भितरे अम्फन महाबात्या रूप शेष होईछि। वर्तमान यह पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में पारादीप ठारू 420 किलोमीटर दूर में रही गति बढ़ाई यह घंटा प्रति 17 किलोमीटर बेगरे उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करुछि। तेबे बात्या अम्फन को नहीं आज राति आसंता काली संध्या जाए सतर्क रहिबाकु सूचना दिया जायछि। आसंता काली अपराह्न संध्या मध्य सुंदरबन में लैंडफॉल करिबो बात्या अम्फन एही सूचना दैछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। लैंडफॉल कला बेले पवन वेग घंटा प्रति 155 रु 185 किलोमीटर रहिबो। स्थलभाग छुईला बेले बात्या व्यापक क्षति घटाइब। यार प्रभाव में दक्षिण ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो गलानी। दक्षिण ओडिशा रु आरंभ होई भुवनेश्वर एवं चांदबाली जाए वर्षा आरंभ हो जायछि। ओडिशा रे आज राति काली संध्या जाए अधिक प्रभाव रहिबो। जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर रे बेसी प्रभाव देखिया मिलिबो। दक्षिण ओडिशा रे 45 रु 55 किलोमीटर बेगरे पवन बहुछि। यह क्रमशः वृद्धि पाइब। पवन वेग बढ़िबा सहित कालक्रमे उत्तर उपकूल को गति करिबो। उत्तर ओडिशा उपकूल में 100 रु सर्वाधिक 125 किलोमीटर पवन बही पारे। सेपरि दीघा ठारू 630 किलोमीटर दूर में रही ओडिशा रे आज राति काली संध्या जाए अधिक प्रभाव रहिबो बोली सूचना दैछन्ति आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। सुपर साइक्लोन अम्फन वर्तमान केंद्रीय बंगोपसागर रे घनीभूत रही यह पारादीप पाखर 480 किलोमीटर दूर में वर्तमान केन्द्रीभूत अच्छी। आमे आगु जो पूर्वानुमान करूँ आमर से पूर्वानुमान बर्तमान बजाय रही यह आसंता काली अर्थात 20 तारीख अपराह्न एवं संध्या समय पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपकूल को दीघा एवं हाथिया आइलैंड मध्य सागर सुंदरबन पाखरे अतिक्रम करिबो। अतिक्रम करने समय 155 रु 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस रे 185 किलोमीटर प्रति घंटा पवन प्रवाहित हो पारे। तेणु यह बहुत माने डैमेजिंग विंड स्पीड। ओडिशा उपकूल कथा विचार कले ऑलरेडी यार प्रभाव में ओडिशा रे आकाश मेघुआ हो गलानी। उपकूल ओडिशा रे विशेषतः दक्षिण ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो गलानी। भुवनेश्वर में मध्य वर्षा होउछि। उपकूल रे चांदबाली पर्यंत बर्तमान वर्षा आरंभ हो सारानी। धीरे धीरे वर्षार परिमाण उपकूल ओडिशा रे बढ़िया को लागिबो एवं आज राति काली उपरओली जाए यही जो समय ओडिशा उपकूल पई प्रभाव अधिक रहिबो वर्षा हिसाब रे एवं पवन हिसाब रे। दक्षिण ओडिशा उपकूल रे वर्तमान 45 रु 55 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे एवं गस्टिनेस रे 65 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे पवन प्रवाहित होउछि एवं धीरे धीरे यही पवन बेग बढ़िया को लागिबो एवं यह उत्तर ओडिशा उपकूल आड़ को मध्य माड़िबो। आसंता काली यह उत्तर ओडिशा उपकूल पाखक आसीबो। तेणु यार प्रभाव में मुझे कथा कहली आज राति पाखरु पवन बेग मध्य बढ़िया को लागिबो एवं काली अपराह्न जाए यही समय सबुठ अधिक पवन जहाँ आम अनुमान करछु 100 रु 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं गस्टिनेस रे बढ़िकी मध्य 125 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार अनुमान करा जाउछि। तेणु यार प्रभाव में जो डैमेजिंग इम्पैक्ट आम अनुमान करूँ ताहा आम बजाय रखीछु उत्तर ओडिशा उपकूल पई स्पेशली भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर एवं समस्त ओडिशा उपकूल जिला उत्तर ओडिशा रे सेठी मध्य आइसोलेटेड प्लेसेस रे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आम पूर्वानुमान जारी रखीछु। तेबे एने अधिक सूचना पाई जिबा दीघा उदयपुर अच्छंती हमर बालेश्वर ब्यूरो चीफ रश्मिरंजन दास। रश्मिरंजन उदयपुर सी बीच रे आपण एबे अच्छंती तेबे पवन रो बेग केते आगुरु कोन थिला एवं एबे कोन डिफरेंसेस आपण देखिलेनी खास करी आमे देखि पारछु जे वर्षा आरंभ हो जाईची। रश्मिरंजन
देखो राजश्री बर्तमान धीरे धीरे वर्षार मात्रा वृद्धि पाउछि एवं आमे देखितुलु जेतेबेले 3टा बेले आमे एठारे एई बेलाभूमि पाखरे पहुंचिथिलु सेतेबेले ठारू धीरे धीरे वर्षार मात्रा वृद्धि पाउछि एवं एई अंचल रे जो लोक माने थिले तळिया अंचल रे विशेष करी जो माने नोलिया बस्ती अंचल लोक माने सेमानकु मध्य उच्च स्थान को निया जायछि एवं पाखरे थिबा शाहबाजीपुर स्कूल को मध्य जिला प्रशासन तरफरु सेठाकु निया जायछि सेहि भली भाबरे जदि आमे कहिबा जे सुवर्णपुर चढ़ जो अछि सेठी 15टी परिवार थिले तालसरी ठारे फिटू मध्य से 15टी परिवार को वर्तमान स्थानांतर करा जाय सारलाणी तेणु जेहेतु कह जाउछि संध्या जेते हब वर्षार मात्रा सेते धीरे धीरे वृद्धि पाइबो एवं ता परवर्ती समय रे पवन मध्य बहिबो तेणु जदि आमे देखुछु पूरा गुमसुम हेइकना पाग रहिछि ता भितर जदिओ वर्षार मात्रा धीरे धीरे बढ़ुछि किंतु वर्तमान पर्यंत आमे देखुछु जे तालसरी एवं उदयपुर बेलाभूमि चित्र मु आपनको देखौछि एठार देखंतु समुद्र पूरा अशांत रहिछि कारण समुद्रर जो रूप धीरे धीरे बदलिबार लागिछि तबे मो सहित एई अंचल जो लोक माने अछंती जने नोलिया बस्तीर लोक माने मध्य अछंती जो माने कि स्थानीय लोक सेमानकर प्रतिक्रिया नवा पय चाहिबे आज्ञा आपण तो एई अंचल लोक कोन वर्तमान एठी देखुचंती पूर्वरु समुद्र को आपण देखिचंती वर्तमान समुद्र चित्र कोन आपण देखुचंती जो बात्या आसुची चित्र बात्या जे आसुची माने गला वर्ष जे फनी गला फनी रे जहा कराळ रूप रे ओडिसा ध्वंस हला पुणी जे अम्फान आछि अम्फान परिस्थिति समुद्र एकदम ज्वार जुरसुल आछि एवं एठिकार लोक माने सब आमर शाहबाजपुर बात्या घर को सब चली जाइछंती नौका ऊपर को उठे दैछंती इंडिया टाइम आस्तिला तापरे प्रशासन समस्ते एही समस्त को नै उठे नै जाइछंती जो पाखरे अछि हम देखुछु दीघा रहिछि दीघा बेलाभूमि मध्ये लागिछि उदयपुर को ता परवर्ती समय हम देखि परिबा जे जो कहउछि सुंदरबन जोठारे ही आसंता काली संध्या सुधा लैंडफॉल करिवार अछि अम्पान तो आर प्रभाव आपण जानचंती जे जो भाबरे कह जाउछि 165 किलोमीटर बेगर पवन बहि पारे वर्षा मध्ये तुवा को तुवा वर्षा लागि रहिबो एभली परिस्थिति आपण माने केते सुरक्षित आपण माने मध्ये हम देखुछु बेलाभूमि रे कां भा जण अधे लोक बुलुचंती ना सरकार तरफ आम समस्त को सजा कराई आम साहाय्य करूँ समस्त चलीगला जन दुई जन रही किए आसुची किए असुविधा सुविधा पाई जन दुई जन बर्तमान से सब चलीजे से बात्या घर को सब चलीजे सरकार कहते जे एसआरसी आपको कहते जे जो माने डंगा व्यवहार करते विशेष कर नोलिया बस्तर लोक मैंने डंगा को सुरक्षित भाव रखी डंगा बहुत ऊपर को दिखाई जाल टाल सब उठे दिखाई सब माने बांधिकी तो कम्प्लीट कर दिखाई किसी असुविधा ना जदि भगवान जो समुद्र कराल रूप भगवान कहीं ना कहीं सेटा जदि असुविधा है कहीं रखिपारे आमको कोरोना दाउरू तो मनुष्य बंची पारि नाही एबे आसीगला अम्फान भगवान तो आमको माने इमिति विपद रे पकौ गोटे पर गोटे विपद रे पकौची आमे माने बंचीबु केमती सरकार सब सजाग है सब काम करूछंती तथापि आमे आ निरुपाय सरकार जहाँ भी कले भी भगवान को दाउरू आमे रक्षा पाइबा पई भी भाबु जे आमे कोन को प्रकार रक्षा पाइबा ओके राष्ट्ररंजन बहुत बहुत धन्यवाद समस्त सूचना पाई अंपन रो कंपन ताहले अनुभूत हेलाणी उदयपुर सी बीच रे आपण पाखु पुणी थरे परवर्ती समय फेरिबु एनडीआरएफ रो डीजी प्रेस मीट करछंती सीधासलख नै जाउछ आपण को घातक क्षमता बनी हुई है और तैयारी उसी के अनुसार मुकम्मल होना चाहिए। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूं जिसमें बाकी तैयारी नेक्स्ट जैसा कि विदित है इस पर बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, लगातार पल पल खबर लेने की ज़रूरत है, वो किया जा रहा है एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के द्वारा और अन्य एजेंसियों के द्वारा। अभी फ़िलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि डिप्लॉयड हैं और ज़मीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए जो में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। जो एक्सपीरियंस साइक्लोन फोनी का हुआ उससे हम लोगों ने कुछ सीख ली है और पर्याप्त ट्री कटर्स, पोल कटर्स इत्यादि पोस्ट लैंडफॉल रेस्टोरेशन के लिए रखा गया है अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो। और जो सबसे अहम बात है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक तरह से 2 डिज़ास्टर्स हम लोग एक साथ फेस कर रहे हैं। पहला डिज़ास्टर ऑनगोइंग है कोविड-19 जो सब आप समझ रहे हैं और उस माहौल में, उस परिप्रेक्ष्य में ही एक दूसरा डिज़ास्टर हमारे सामने है जो साइक्लोन की शक्ल में है। सो अगर उसको शॉर्ट में कहा जाए इट इज़ साइक्लोन इन द टाइम ऑफ कोविड। सो ये डुअल चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं और उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये
एनडीआरएफ की जो टीमें डिप्लॉय हुई हैं उसका नक्शा है जो आपसे शेयर कर लिया जाएगा। ये दोनों राज्यों को मिलाकर नक्शा है जिसमें आप देख सकते हैं 34 टीमें डिप्लॉयड हो चुकी हैं, 41 टीमें डिप्लॉयड हो चुकी हैं, जिसमें से 34 डिप्लॉयड हैं और 7 रिजर्व में हैं। वेस्ट बंगाल में 21 टीमें हैं अगर रिजर्व को माना जाए तो, लाल में रिजर्व है, और 19 टीमें जमीन पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, अपना काम कर रही हैं। ये लोकेशंस भी यहाँ हैं जो आपसे साझा किया जाएगा, तो आप इसको रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। 2 टीमें रिजर्व में हैं और 19 टीमें डिप्लॉयड हैं। 6 जिलों में ये डिप्लॉयमेंट हुआ है और 6 जिलों का जो की विवरणी है वो आपके सामने है। इसी तरह उड़ीसा में कुल 20 टीमें, जिसमें से 15 डिप्लॉयड हैं और 5 रिजर्व में हैं। हरे में आप देख सकते हैं जो डिप्लॉयमेंट है और 5 रिजर्व। ये 6 जिले हैं, उड़ीसा में 7 जिले हैं जहां पर डिप्लॉयमेंट हुआ है। स्वाभाविक है कि जिस जिले में ज्यादा इंपैक्ट होने की संभावना बताई जा रही है वहां ज्यादा है, तो इसलिए बालासोर में 4 टीमें हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें हैं। तो 15 टीमें डिप्लॉयड और 5 टीमें रिजर्व। एक एडिशनल हम लोगों ने बैकअप रखा है, और ये जो 6 बटालियन जिनको चिन्हित किया गया है एनडीआरएफ के बटालियन हैं, 11, 9, 1, 10, 4 और 5। 11 बनारस में है, 9 पटना में है, 1 नंबर गुवाहाटी में है, 10 विजयवाड़ा में है, 4 अरकोनम चेन्नई के पास है और 5 पुणे में है। इन सभी में एयरपोर्ट्स हैं या मिलिट्री के एयरपोर्ट्स हैं, और इनको इसलिए चुना गया कि यहाँ से एयरफोर्स हेवी एयरक्राफ्ट C-130 इत्यादि से शॉर्ट नोटिस पर ट्रूप्स को ला सकता है जहां पर जरूरत हो। तो मैं आपको बता दूं कि 4 टीमें, प्रत्येक बटालियन में 4 टीमें हॉट स्टैंड बाय में रखी गई हैं, जो कल मैंने बताया था, जो शॉर्ट नोटिस पर उनको एयरलिफ्ट किया जा सकता है और यहां लाया जा सकता है जहां पर साइक्लोन का इम्पैक्ट हो रहा है। 6x4 24 टीमें इस तरह से स्टैंड बाय में है, आउट ऑफ द एरिया, बट स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय में है फॉर एनी टाइम लिफ्टिंग बाय द एयरफोर्स। एनडीआरएफ की एक्टिविटी क्या चल रही है? कोऑर्डिनेशन का काम शुरू से ही हो रहा था, पिछले 7 दिन से हम लोग कर रहे थे। अवेयरनेस लगातार पिछले 3 दिन से अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, वो फोटो में आप लोग देखेंगे, वीडियोस में देखेंगे। और साइक्लोन के बारे में अवेयरनेस चल रहा है और साथ साथ कोविड के बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है, क्योंकि एक उदाहरण मैं दे दूं, जिस साइक्लोन शेल्टर में 1000 की कैपेसिटी नॉर्मल में है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग माना जाए तो वहां पर सैनिटाइजेशन करना होगा, सभी प्रकार के सैनिटाइजेशन इत्यादि के प्रिकॉशंस लेने होंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर हो सकता है 1000 की कैपेसिटी वाले नॉर्मल साइक्लोन शेल्टर में अब 500 या 400 लोग ही रह पाए। तो उसकी तैयारी कैसे होगी उसके बारे में भी अवेयरनेस चल रहा है। और इवैक्यूएशन का काम शुरू हो गया है। इवैक्यूएशन में अभी हम लोग, क्योंकि ये अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है इवैक्यूएशन, जान बचानी है लोगों की, तो वो इवैक्यूएशन का काम अभी लगातार बदस्तूर जारी है। और अनाउंसमेंट्स दैट एनडीआरएफ इज अवेलेबल, इसके बारे में भी वहाँ कहा जा रहा है, और एनडीआरएफ जो है कम्युनिटी रिस्पॉन्स और कम्युनिटी रिलेशनशिप वहाँ पर सेटअप कर रही है। ये कुछ आपके सामने चित्र हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एनडीआरएफ की एक्टिविटी क्या हो रही है। अवेयरनेस कैंपेन आरामबाग हुगली, उलुबेरिया हावड़ा, जो जिले चिन्हित हैं। सागर आइलैंड में आप देख सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है, और सागर आइलैंड एक मेजर इम्पैक्ट एरिया होगा इस साइक्लोन से। अगर प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग चलें तो यहाँ लैंडिंग होने की पूरी संभावना है। ये 24 परगना नॉर्थ, हसनाबाद, यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। ये काकद्वीप, जो दूसरा आइलैंड है सागर आइलैंड के साथ साथ काकद्वीप, जो कि हाई इम्पैक्ट जोन माना जाता है। अगर एज पर प्रेडिक्शन और एज पर ट्रैजेक्टरी लैंडिंग हुई तो काकद्वीप भी बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। ये उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा में जो अवेयरनेस कैंपेन का सिलसिला है वो पिछले 3 दिन से चल रहा है, और ये भद्रक में है, जो कि एक सस्पेक्ट डिस्ट्रिक्ट है कि वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा हो। इम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट, बल्कि यहाँ 4 टीमें हैं एनडीआरएफ की। ये केंद्रापाड़ा में है और ये पुरी में है।
तो ये हमारी जो कार्रवाई है ये आपके सामने है। फिर से मैं दोहरा दूं कि इसको हम लोगों ने सुपर साइक्लोन की कैटेगरी को देखते हुए तैयारी की है। और एक बात मैं कह दूं कि आज ही नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने की, और आज ही जैसा कि आप लोगों को विदित है माननीय गृह मंत्री महोदय ने दोनों ही मुख्यमंत्री महोदय और महोदयों से बात किया और तैयारी के बारे में जायजा लिया है, जिसके आधार पर अब ये कहा जा सकता है कि पूरे समन्वय के साथ कार्रवाई हो रही है केंद्र और राज्य सरकारों में। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं DGIMD से प्लीज। नमस्कार। जैसे हमने कल जानकारी दी थी कि अम्पन एक सुपर साइक्लोन है, मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है। सुपर साइक्लोन के बाद ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं, और कल रात से ये सुपर साइक्लोन विशाखापट्टनम की हमारा जो डॉप्लर वेदर रडार है ये इससे मॉनिटरिंग हो रहा है, और अभी समुद्र में इसका विंड स्पीड 200 से 240 किलोमीटर तक जारी है। ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। अभी जो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करने का जो स्पीड है लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर हमारा ये अनुमान है कि ये स्पीड बढ़ेगा और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में जो गति कर रहा है वही गति करेगा। ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय इलाका को दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच में सुंदरबन के आसपास पार करेगा। जब ये तट पर घुसेगा और हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर पर आवर होने का पूर्वानुमान है। ये जो विंड स्पीड है वो सबसे ज़्यादा साउथ और नॉर्थ 24 परगना और ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में होने का उम्मीद हो रहा है कल आफ्टरनून से रात तक। ये बहुत डिवास्टेटिंग विंड स्पीड है। इसमें लार्ज स्केल और एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है स्ट्रक्चर्स को, जैसे टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बेंडिंग, अपरूटिंग हो सकता है। लार्ज एवेन्यू ट्रीज, बूसी ट्रीज अपरूटिंग हो सकता है, और थेटेड हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है, और जो होर्डिंग्स वगैरह है वो प्रोजेक्टाइल जैसे काम करके भी डैमेज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे टॉल ट्रीज एरिया में होते कोकोनट वगैरह वो भी डैमेज ला सकते हैं। मैं ये जानकारी दूं, ये जो विंड स्पीड है ये ट्रेन्स और बस और रोड कम्युनिकेशन के लिए भी अनफेवरेबल रहेगा, इसलिए रेल एंड रोड कम्युनिकेशन को सस्पेंशन और डाइवर्सन के लिए बोला गया है। और इसके साथ साथ हम भी हेवी रेनफॉल, विंड स्पीड एक ही साथ उम्मीद कर रहे हैं। कहाँ कितना हेवी रेनफॉल होगा हम आपको बाद में बताएंगे। और अभी जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें जो रेड लाइन है वो मोस्ट प्रोबेबल ट्राट है, जो जैसे मैं बोल रहा था कि ये दीघा और हाथिया आइलैंड के बीच जाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल के ऊपर होगा, इसके साथ बांग्लादेश एरिया, और इसके साथ साथ जो हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा है इसका भी असर रहेगा। कैसे रहेगा, लेट अस सी कि इसका विंड स्पीड कैसे रहेगा। सो जैसे हम बताया कि सबसे ज़्यादा विंड स्पीड कोस्टल बांग्लादेश, ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में रहेगा। 155 to 165 गोइंग टू 185 kmph,
इसके साथ साथ जो कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ भी विंड स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगा, 110 to 120 kmph गस्टिंग टू 135 kmph। इस विंड के साथ भी हम डैमेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग ऑफ ट्रीज, बेंडिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ टेलीफोन पोल्स हो सकता है, और थेटेड हाउसेस, स्लम एरियाज और कंक्रीट एंड टीन हाउसेस भी अफेक्टेड होगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, इस साइक्लोन के साथ जो स्टॉर्म सर्ज आता है कि टाइडल वेव आता है, वो इस इलाका में बहुत ज़्यादा होता है। हमारा अभी जो अनुमान है कि साउथ और नॉर्थ 24 परगना में स्टॉर्म सर्ज भी बहुत ज़्यादा रहेगा, वो भी देखेंगे कि कितना स्टॉर्म सर्ज होगा। और ये उड़ीसा की विंड्स का हम बातें करें तो ऑलरेडी जो साउथ कोस्टल उड़ीसा है वहाँ विंड स्पीड अभी 55 to 65 kmph गस्टिंग 75 kmph चल रहा है, जो समुद्र का इलाका है साउथ कोस्टल उड़ीसा के साथ, यानी गंजाम, गजपति, पुरी जिला के साथ जो समुद्र है उसमें विंड स्पीड बढ़ गया है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। और ये विंड स्पीड कल सुबह साउथ कोस्टल उड़ीसा और जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का इलाका है 75 to 85 kmph होगा। और जब साइक्लोन कल दोपहर को सबसे नज़दीक में आएगा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के पास, तब विंड स्पीड 100 to 110 kmph गस्टिंग टू 125 kmph होगा। और इसके साथ साथ जो थोड़ा इंटीरियर एरिया है जैसे पुरी, खुर्दा, जो खुर्दा के अंदर भुवनेश्वर आता है, कटक, जाजपुर, वहाँ भी विंड स्पीड 55 to 65 kmph गस्टिंग 75 kmph होगा। इसमें ये विंड्स में जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज होगा हम बाद में आपको बताएंगे। ये जो इस फोरकास्ट में आपको बोल रहा हूँ, ये कल से हम यही फोरकास्ट दे रहे हैं, फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं है। वेस्ट बंगाल का बात करें तो आज शाम से या रात को यहाँ विंड स्पीड 55 to 65 km/h और गस्टिंग 75 km/h हो सकता है, जो सी एरिया है वेस्ट बंगाल के आसपास। और ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह 75 to 85 km/h गस्टिंग से 95 km/h हो सकता है। और जब साइक्लोन तट को पार करेगा आफ्टरनून से रात तक, तब 155 to 165 kmph सबसे ज़्यादा, और एक गस्टिंग में 185 kmph हो सकता है। और जो पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एंड ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स, और कलकत्ता, हुगली, हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 110 to 120 kmph गस्टिंग टू 135 kmph होगा। नेक्स्ट प्लीज। ये है हमारा जो तेज बारिश की अनुमान। ये जो आप एक मूवी देख रहे हैं, ये एक डायरेक्ट मॉडल आउटपुट है। इसके हिसाब से हम नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। हैवी बोलते हैं जब रेनफॉल अमाउंट 7 to 12 सेंटीमीटर होता है, और वेरी हेवी बोलते हैं जब ये 12 to 20 सेंटीमीटर होता है। आप वेस्ट बंगाल का देखें, जो रेड कलर जो है वो मोर देन 20 सेंटीमीटर है। हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैंजेटिक वेस्ट बंगाल एरिया में, स्पेशली साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट एंड ईस्ट मिदनापुर, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे ये साइक्लोन ऊपर जाएगा उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में, 20 तारीख से 21 तारीख तक भी वेस्ट असम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी हैवी रेन हो सकता है। मगर जो डिजास्टर्स रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने नाम लिया वही डिस्ट्रिक्ट्स में हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये रेनफॉल शुरू हो जाएगा आज रात से, मगर ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कल ही होगा, 20th को होगा। नेक्स्ट प्लीज। इसीलिए अकॉर्डिंगली हम हैवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। 19 मई के लिए उड़ीसा में हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल दिए हैं, स्पेशली जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स, और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल दिए हैं खोर्धा और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स। 20th मई के लिए हम नॉर्थ उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स है भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रापड़ा एंड केवंझर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रखे हैं। नेक्स्ट प्लीज।
सो वेस्ट बंगाल का बात करें, जहां सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, वहां 19 को रेनफॉल शुरू होगा। मैनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल एरिया में, स्पेशली ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना। और 20th इज चैलेंजिंग डे है, उसमें बारिश के साथ तेज हवा रहेगा और स्टॉर्म सर्ज रहेगा। हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20th मई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। 21 मई को इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो है गंजती वेस्ट बंगाल का, और इसके साथ साथ साउथ वेस्ट बंगाल में भी बारिश होगा। और इसके साथ साथ आसाम और मेघालय में भी बारिश होगा 21 तारीख को, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस। ये जो है ये स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का मॉडल प्रोडक्ट्स है। हम जैसे कल बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि 4 से 5 मीटर एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइडल वेव नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है। ये स्टॉर्म सर्ज आफ्टरनून में शुरू होगा और लैंडफॉल जब तक जारी रहेगा तब तक ये स्टॉर्म सर्ज भी जारी रहेगा, यानी आफ्टरनून से नाइट तक स्टॉर्म सर्ज होगा। धीरे धीरे स्टॉर्म सर्ज बढ़ेगा, लैंडफॉल टाइम पर मैक्सिमम स्टॉर्म सर्ज होगा। जैसे स्टॉर्म सर्ज चित्र से देखेंगे, जो ट्रैक है, ट्रैक की राइट साइड में ज़्यादा आपको रेडिश कलर दिखा रहा है जो भी डेंजरस एरिया है। सो जहाँ ट्रक जाता है इसका राइट साइड में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है, इसलिए साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और मेदिनीपुर में हम 3 to 4 मीटर स्टॉर्म सर्ज होने का उम्मीद रखे हैं। सो जैसे हमने अभी हैवी रेनफॉल, विंड और स्टॉर्म सर्ज की बात की, ऐसे आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये एक मल्टी हजार्ड सिनेरियो है, डिजास्टर सिनेरियो है। इसके लिए डैमेज जो एक्सपेक्टेड है वो है कि एक्सटेंसिव डैमेज टू ऑल टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेस, सम डैमेज टू ओल्ड बैडली मैनेज्ड पक्का स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, एंड पोटेंशियल थ्रेट फ्रॉम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। इसलिए बाहर कोई नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल्स घूमता रहता है ये विंड के साथ। एक्सटेंसिव अपरूटिंग ऑफ कम्युनिकेशन पावर पोल्स, disruption of rail and road links, extensive damage to standing crops, plantations and orchards, blowing down of palm and coconut trees, then uprooting of large bushy trees. Large boats and ships may get turned from their moorings. So इसलिए एक्शन है कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन, वो बोट हो, स्मॉल या लार्ज या शिप्स हो, कुछ भी वो एरिया में नहीं जाना चाहिए नॉर्थ बंगाल को। और इसके साथ साथ रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, नहीं तो टोटल सस्पेंड करना है। एफेक्टेड एरिया में लोग सेफ प्लेसेस में इंडोर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और लो लाइंग एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रहे हैं। कहीं भी वो एरिया जो है वो एक डेल्टाइक एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो, वहाँ बहुत सारे रिवर है, रिवराइन एरिया है, इसलिए बहुत सारे लोग रिवर में ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी होता है। इसलिए हम ये एडवाइस दिए हैं कि कोई भी बोट, स्मॉल शिप्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम उड़ीसा की बात करें, जो जो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, इसमें भी जो विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 to 110 गस्टिंग टू 125 kmph, इसमें भी डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है कच्चा हाउसेस और बेंडिंग और अपरूटिंग ऑफ पावर एंड कम्युनिकेशन पोल्स, मेजर डैमेज टू कच्चा एंड पक्का रोड्स, देन माइनर डिस्ट्रप्शन ऑफ रेलवेज, ओवरहेड पावर लाइन्स एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स, वाइड स्प्रेड डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, प्लांटेशंस, ऑर्चार्ड्स, फॉलिंग ऑफ ग्रीन कोकोनट्स एंड टीयरिंग ऑफ पाम फ्रंट्स, ऐसे हो सकता है। और स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स, ये भी इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उड़ीसा कोस्ट के पास भी हम फिशिंग ऑपरेशन कंप्लीटली बंद करने के लिए बोले हैं और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट या सस्पेंशन करने के लिए भी हम सुझाव दे रहे हैं। यहाँ भी अफेक्टेड एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, नहीं तो सेफ प्लेस में रहना चाहिए और बोट्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और आपको जानकारी लेकर खुश होंगे कि दोनों ही स्टेट में ये सभी एडवाइस के ऊपर एक्शन लिया जा रहे हैं।
इवैक्यूएशन जहां जरूरत है इवैक्यूएशन हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आईएमडी सभी मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक जैसे आपने बताया टेलीकम्युनिकेशन पावर पोल डिस्ट्रप्शन, तो वी आर हैविंग विद अस सेक्रेटरी डॉट्स। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉसिबल अरेंजमेंट्स और प्रिपेयर्डनेस उसके बारे में जस्ट। धन्यवाद। जैसे कि महापात्रा साहब ने आपको बताया कि जब इतनी तेज रफ्तार की विंड चलती है, साइक्लोन होता है, तो बहुत एक्सटेंसिव डैमेज होता है। पेड़ गिरते हैं तो जो टेलीकॉम की जो केबल्स हैं, कॉपर की हो या ऑप्टिकल फाइबर की हो, वो डैमेज हो जाती हैं। जो टेलीकॉम टावर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एंटीना मुड़ जाते हैं, बीटीएस या जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है वो उड़ जाता है। और यदि पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो मोबाइल टावर्स को पावर की आवश्यकता होती है, वो भी दिक्कत आती है। दोनों राज्यों में सभी जिला जो प्रभावित हैं वहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं। बीएसएनएल भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है। कल की जो कैबिनेट सचिव महोदय की जो बैठक थी, जो एनसीएमसी की बैठक होती है, उसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन सब ऑपरेटर्स के साथ विस्तृत चर्चा करके तैयारी का पूरा प्लान फिर से रिवाइज कर लिया। डिजास्टर के लिए हमारा प्लान होता है और ऐसे मौकों पे, ऐसे समय उसको हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, पर तभी भी आवश्यक होता है कि सब ऑपरेटर्स के साथ बैठ के उनकी दिक्कतों को समझ के, और इस समय जब जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तो कैसे समाधान किया जाए, उन सब चीज़ों का हमने हल निकाला। उन सबको हमने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। एसएमएस द्वारा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, केवल उन्हीं जिलों की जहां पे प्रभाव पड़ेगा, उनको अलर्ट जारी किए जा रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए। ये राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि कैसे वो अलर्ट, किस फ्रीक्वेंसी में वो अलर्ट करवाना चाहते हैं, और ये निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, और लोकल भाषा में होंगे जिससे कि लोग समझ पाएं। इसके अलावा तूफान गुजरने के बाद, साइक्लोन गुजरने के बाद इंट्रा सर्कल रोमिंग चालू रहेगी, यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी कंज्यूमर, अगर उसके पास किसी एक प्रोवाइडर का फ़ोन है और उस प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्सक्राइबर जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उस पर लैच कर लेगा। इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। नॉर्मली ये रोमिंग हम करते हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जिसको रोमिंग कहते हैं, तो ये उसी राज्य में, उसी जिले में ये इंट्रा सर्कल रोमिंग भी चालू कर दी जाएगी। तैयारी के अंदर जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोला गया है कि जनरेटर सेट्स पर्याप्त मात्रा में रखें डीजल के साथ, और उनको स्टेशन कर दें हर एक जिले में, जिससे जहां पे भी पावर का डिस्ट्रप्शन हो, ये जेन सेट्स हम उन टावर्स पे ले जाके टावर को चालू कर सकें। स्पेयर पार्ट्स की जो आवश्यकता होती है मरम्मत के लिए, क्योंकि एंटीना डैमेज हो जाते हैं, बीटीएस जैसे मैंने बोला उड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पावर की इक्विपमेंट जो टावर के साथ होती है वो खराब हो जाती है। इसके लिए भी बोला है कि वो पूरी तैयारी रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल पर्याप्त मात्रा में रखी जाएगी, और फॉल्ट रिपेयर टीम्स जो कि तुरंत फॉल्ट रिपेयर करेंगे, जहां जहां केबल खराब हुई है उसको जोड़ेंगे, जहां टावर में डैमेज हुआ है उसको ठीक करेंगे। उनको भी, इन टीम्स को भी स्टेशन किया जा रहा है। इनके रहने में जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस समय होटल, धर्मशाला वगैरह बंद हैं, वो भी हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं जिससे कि कोई कठिनाई ना हो। और मूवमेंट के लिए जो एसेंशियल सर्विस के लिए आवश्यक होगा इस समय, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल फोकस, खास फोकस होगा जो कि बेस स्टेशन कंट्रोलर होते हैं। कई सारे टावर एक बेस स्टेशन कंट्रोलर से जुड़ते हैं
और बेस स्टेशन कंट्रोलर जो हैं वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बेस स्टेशन कंट्रोलर्स पे हम पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ खराबी होने से कई टावर आगे के प्रभावित हो जाते हैं। तो पूरी केयर की जाएगी कि इनको डैमेज ना हो, जो डैमेज हो वो तुरंत रिपेयर किया जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी, कलेक्टर, पुलिस, एसपी, अस्पताल, इन सब में जो ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शन हैं, जिसको FTTH कहते हैं, फाइबर टू द होम कनेक्शंस, इनको सबसे पहले प्राथमिकता से रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि जो लोग सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में लीडरशिप दे रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो बिल्कुल बरकरार रहें, बिल्कुल कायम रहें, कोई दिक्कत उनमें ना आए। हमारा कंट्रोल रूम DOT में कल से 24/7 24 घंटे चालू रहेगा। ऑलरेडी चालू हो गया है, अभी हम 8 से 8 बजे कर रहे थे, कल सुबह से वो 24/7 का चालू हो जाएगा। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एक उड़ीसा के लिए और एक वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो कि सब टेलीकॉम ऑपरेटर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो DDG होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं उनसे भी हमने इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया है। तो मुझे विश्वास है कि तूफान साइक्लोन काफ़ी भयंकर है, पर उसके बावजूद हम स्थिति को नॉर्मलाइज जल्दी कर देंगे और डैमेज को मिनिमाइज करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। एंड साथ में भी है एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पावर सर आपसे, सो दैट द कनेक्टिविटी के लिए जो भी पावर सपोर्ट चाहिए मिनिमम एटलीस्ट वो तो बनी रहेगी। प्लीज। थैंक यू। इस साइक्लोन से पावर सप्लाई फ्रंट पर किसी प्रकार के डिस्ट्रप्शन को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पर्याप्त संख्या में इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में डिप्लॉय किया है और हमने कल से ही 24/7 कंट्रोल रूम कोलकाता, भुवनेश्वर और पावर ग्रिड हेडक्वार्टर में स्थापित की है। और ये जो प्रोबेबल पाथ ऑफ साइक्लोन है और GIS मैपिंग के आधार पर हमने वैसे ट्रांसमिशन लाइंस एंड सबस्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस साइक्लोन के हाई इम्पैक्ट एरियाज में रहेंगे। हमने जैसे वेस्ट बंगाल में 4 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन राजरहाट, सुभाषग्राम, दुर्गापुर और बेरहमपुर को हाई अलर्ट पे कर दिया है और उड़ीसा में 2 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन एट बारीपादा एंड पांडीबेरी इसको हाई अलर्ट में किया है। हमारे पावर ग्रिड के जो ऑफिशियल्स हैं वे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट के सतत कांटेक्ट में है और हमने जो लाइकली एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वहाँ पे इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम अलॉन्ग विथ ERS ट्रेन्ड मैन पावर और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो रेडीनेस में रखनी है वो सब तैयारी की है। और ऐसे मौके पे जो ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन टावर्स को रेस्टोर करने के लिए जो नेसेसरी स्पेयर्स या स्पेयर ट्रांसमिशन लाइंस, कंट्रोल सिस्टम्स, DG सेट्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सब का हमने पर्याप्त स्टॉक इंश्योर किया हुआ है। दुर्गापुर, हल्दिया, रेंगाली इन ओडिशा, राउरकेला इन ओडिशा, यहाँ पे हमारी इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम डिप्लॉयड है और हमने कल से ही जो ट्रांसमिशन लाइन जो विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड
उस पर स्पेशल पेट्रोलिंग की हुई है और ये हम लोग उसका सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को जो आवश्यक सहायता या सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अदर तरीके से जो अवेलेबल करानी है वो हम लोग वो अवेलेबल कराएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअस टच में पावर ग्रिड के ऑफिशियल्स और हमारे एनटीपीसी के ऑफिशियल्स है। थैंक यू। Thank you. I think, friends, we can take a question from you. 44. प्रभाकर सारा टीवी से। सर, ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है ये थोड़ा क्या कमजोर पड़ा है, तब ये एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में आ गया है। कल ये जब पहुंचेगा तो क्या थोड़ा सा और चेंज देखने को हो सकता है कि थोड़ा और माइल्ड हो जाए? और दूसरा सवाल ये है कि इसका इनलैंड इम्पैक्ट कितना हुआ है? इनलैंड इंडिया के अंदर कहाँ कौन कौन से राज्य हैं जिन पे इसका असर दिखाई देगा? क्या नॉर्थ इंडिया में भी इसका थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा? जैसे हमने जानकारी दे रहे थे कि अभी इसका जो विंड स्पीड है 200 से 210 किलोमीटर पर आवर है और गस्टनेस में 230 से 240 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है। मगर जब ये तट के पास जाएगा कल, वो इसका विंड स्पीड विल बी 155 to 165 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। ये भी वेरी सीवियर टू एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और इसका लार्ज स्केल डैमेजिंग पोटेंशियल भी रहेगा। इसलिए जो हम पहले भी पूर्वानुमान दिए थे वही पूर्वानुमान दिए थे, वो स्वयं पूर्वानुमान हम जारी रखे हैं। और जैसे इनलैंड की बात किया जाए तो इनलैंड में भी इसका असर है। सिर्फ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, ये सभी एरिया में हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली 21 तारीख को, 20 तारीख को वहाँ बारिश शुरू होगा और 21 तारीख को ज़्यादा बारिश, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस हो सकता है। और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में इसका कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं है, कोई रेन या विंड कुछ होने वाला नहीं है नॉर्थ इंडिया में इसकी वजह से। 150. राहुल डबास, न्यूज़ नेशन से। सर, आमतौर पे जब मानसून से पहले बड़ा चक्रवात आता है तो उसका असर मानसून पे भी होता है, मानसून की गति पे भी होता है। क्या इसका असर भी मिल सकता है? मानसून देरी से हो सकता है या कम हो सकता है? ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्फन का डेवलपमेंट हुआ, इसका दो तरीके का असर रहा मानसून के ऊपर। आपको जानकारी होगा कि मानसून साउथ अंडमान सी और जो एडजनिंग एरिया ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल, निकोबार आइलैंड्स में मानसून एडवांस कर चुके हैं। वो मानसून एडवांस के लिए ये सिस्टम हेल्पफुल रहा। और जो केरला का मानसून की बात, एडवांस की बात करें तो वहाँ मानसून स्लाइटली डिले होने का उम्मीद किया जा रहा है। हमारा जो पूर्वानुमान दिया गया है मई 15 तारीख को, 1 तारीख को यूजुअली, जून 1 तारीख को यूजुअली मानसून केरला तट पर आता है और इस साल ये 5 जून को आएगा, स्लाइटली डिले, 4 डेज डिले। और इसका प्रमुख कारण यही ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन एक टेम्पररी डिस्टर्बेंस होता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो टेम्पररी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है रीजनली, इसको डिस्टर्ब कर देता है। और ये जाने के बाद फिर रिस्टोर करने के लिए एटमॉस्फेयर को थोड़ा 4-5 दिन टाइम लगता है। इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्लाइट डिले होगा। जून 5 तारीख को केरला तट पर मानसून आने का उम्मीद है। Friends, I think जैसे experts ने बताया, we have to stay alert, follow the advisories of IMD and remain aware of what's going on. So with this requested appeal to all of you, I thank all of you. Thank you very much. तेज आप शुणुले एनडीआरएफ डीजी एवं आईएमडी डीजी उपस्थित थिले एवं जहाँ एबेर सूचना ता किछि एभली कहूछि जे ये हूँ 1999 महाबात्या परे आउ एक इंटेंस साइक्लोन एवं जहाँ 1999 परे आसीछि एवं 240 किलोमीटर पर्यंत 200 रु 240 किलोमीटर पर्यंत एबे पवन बहुछि समुद्र भितर एबे अछि। जदि देखिबा अम्फन तेबे ये उत्तर दिग को गति करुछि एवं यार स्पीड जदि आमे देखिबा घंटा को ताले 15 किलोमीटर रहिछि।
स्पीड आहरी बढ़िबो जहाँ कुआଯାउछि आईएमडी डीजी जहाँ कहले एवं ये उत्तर पूर्व आड़ को गति करिबो तबे हिट जेतेबेले करिबो सेतेबेले जदि देखिबा मैक्सिमम जहाँ पवन रहइबो बा विंड रो स्पीड रहइबो ता 265 पर्यंत जाई पारे एवं सबुठु अधिक जदि किछि प्रभावित हेबो ताले से होछि दक्षिण 24 परगना एवं मेदिनापुर तेबे जदि एई सब अंचल देखिबा जहाँ रही दक्षिण 24 परगना एवं मेदिनापुर सेठी लार्ज स्केल रे बा हेवी रु हेवी रेनफॉल एवं विंड स्पीड सबुठु अधिक रहइबो बोली कुहा जाउछि सेपटे दीघा एवं हातिया भितरे ये हिट करिबो एवं सेतेबेले सबुठु अधिक पवन रो बेग रहइबो मेदिनापुर साउथ नॉर्थ परगना एवं बांग्लादेश बॉर्डर मध्य तेबे 165 पर्यंत मध्य जाई पारे पवन रो बेग सेतेबेले एवं एबे जदि आमे देखिबा तबे साउथ कोस्टल रे विंड स्पीड रही पवन रो बेग रही 55 रु 65 एवं काली जदि आमे देखिबा आसंता काली सकाळु सकाळु नॉर्थ कोस्टल रे बा दक्षिण 24 परगना रे मध्य 75 रु 85 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो एवं संध्यारे जेतेबेले कुहा जाउछि जे अपराह्न रु संध्या भितरे जेतेबेले अम्फान हिट करिबो सेतेबेले पवन बेग 110 मध्य छुई पारे एवं जदि आम देखा पश्चिम बंग कथा तेज पश्चिम बंग में अनेक जिले में ये प्रभाव पकेब कोलकाता कथा कहतु हावड़ा कथा कहतु हुगुड़ी कथा कहतु सिक्किम रे भी वर्षा होबार संभावना रही 20 तारिख दिन सबुठ अधिक चैलेंज रही भाव आईएमडी डीजी कहले 28 इज चैलेंजिंग डे एवं हावड़ा हुगुड़ी रे प्रबल बर्षिब जदि देखा टाइडल वेव हबार चांसेस अच्छी कहीं पूर्व आईएमडी डीजी कहते ये हूँ एक मल्टी हाजार्ड सिनारियो जहाँ नहीं आसूची अम्फन एपटे ओडिशा कथा जदि आम देखा तेज जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक एवं बालेश्वर प्रबल बर्षिब एवं अन्यपटे जदि पुणी थे कोलकाता कथा आम देखा पश्चिमबंग कथा आम देखा कोलकाता राजारहाट कहतु पश्चिमबंगर दुर्गापुर कहतु जो दुईटी जिले में राजारहाट तो एक जिला नुहे कोलकाता एक अंशविशेष एवं एपटे दुर्गापुर जो हाई अलर्ट जारी कर बारिपदार जदिव बालेश्वर वर्षा पवन बेग अधिक रहिबो एवं भद्रक इफेक्ट अधिक अच्छी किंतु बारिपदार हाई अलर्ट जारी अच्छी।